हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जोया और आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 3। हमने इससे पहले हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 था, उसका हमने पार्ट ए पार्ट बी डाल डाल चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आप वो वीडियो देखिए, जिससे आपको चैप्टर ईज़ी आसान तरीके से समझ में आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आप जितने भी वीडियो आते हैं सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है। और देखिए, मैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको पिछले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि इंदिरा गांधी जो थी उनकी सरकार कैसे बनी थी। 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी, जिसमें मैं चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस सरकार उस टाइम पे बट चुकी थी 2 भागों में, जिसमें कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ बनी थी। ठीक है। और जो असली जो पार्टी थी कांग्रेस की, वो कांग्रेस आर थी, जिसमें इंदिरा गांधी नेतृत्व में थी। और 1971 में इंदिरा गांधी को जीत मिली थी भारी भरकम में। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि कांग्रेस को और इंदिरा गांधी को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें हमने पढ़ा था कि छात्र आंदोलन और नक्सलवादी आंदोलन और रेल का हड़ताल, इन सब के बारे में हमने पहले वीडियो में पार्ट 1 में जान चुके हैं। उसके बाद हमने पार्ट 2 में क्या पढ़ा था, पार्ट 2 में हमने आपातकाल इमरजेंसी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये जाना था कि इमरजेंसी कैसे लगी थी, इमरजेंसी क्या होती है और आपातकाल के दौरान में क्या-क्या समस्याएं जनता को सहनी पड़ी थी और सरकार ने अपनी तरफ से कितनी मनमानियां करी थी। ठीक है। तो क्लियर, ये सब हमने पहले पार्ट 2 में जान चुके हैं। तो मैं दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप दोबारा उस वीडियो को जाके देखिए। और अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे की जो आगे तीसरा पार्ट है वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरे पार्ट तक। देखिए, हमने इससे पहले जो पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो 1977 में दोबारा चुनाव हुए थे, इंदिरा गांधी की जो सरकार बनी थी उसको रद्द माना गया था, क्योंकि उन्होंने ऐसा माना जाता था कि उन्होंने अपने सरकार का होने का अपने पद का गलत फ़ायदा उठाया है, जिसकी वजह से जनता को गलत सामना करना पड़ा था। आपातकाल लगाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पद का गलत फ़ायदा उठाकर आपातकाल लगाया था, वो भी अपने फ़ायदे के लिए। तो इसको जानते हुए 1977 में दोबारा चुनाव होते हैं, जिसमें जो कांग्रेस सरकार थी वो पूरी तरह से हार जाती है। और जो उत्तर साइड के जो एरिया थे, जैसे आपके दिल्ली हो गए, बिहार हो गए, ये जो उत्तर साइड के जो एरिया हो गए, उसमें कांग्रेस को बहुत भारी भरकम हार मिला था, क्योंकि ज़्यादातर जो नाराज़ व्यक्ति थे, जो जनता थी, वो इसी साइड के थे। ठीक है। और जो कांग्रेस को जो सीटें मिली थी वो सिर्फ कितनी मिली थी, 154 इतनी सीटें मिली थी, इससे ज़्यादा उसको सीटें नहीं मिली थी। और कांग्रेस उसके बाद जो जनता की सरकार थी वो अकेले में 300 से ज़्यादा सीटें ला चुकी थी। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि 1977 में जनता पार्टी पूरी तरह से जीतकर सामने आती है। ठीक है। अब आगे जानते हैं कि अब जो जानना है हमें, वो जनता पार्टी के बारे में जानेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है। अगर आप इसको जान लेंगे तो आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें हम जानेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी जनता पार्टी सरकार की कौन थी। ठीक है। कैसे वो चुनाव में जीती। 1977 में चुनाव जीतने के बाद जनता पार्टी ने केंद्र सरकार बनाई। ठीक है। आपको पता है कि ये जो 1970 में जनता पार्टी जीती थी, तो उस टाइम पे 3 दावेदार थे जो प्रधानमंत्री बनने के लायक थे।
3 दावेदार में सबसे पहला जो नाम था वो मोरारजी देसाई था, दूसरा चरण सिंह था और तीसरा जो था वो जगजीवन राम थे। ठीक है, तो ऐसा होता है कि जो सभी पार्टी के तालमेल को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया, जो राष्ट्रीय जनता पार्टी थी उन्होंने मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया। उसके बाद उन्होंने चरण सिंह और जगजीवन राम को उप प्रधानमंत्री बना दिया। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं, यहाँ पर उप प्रधानमंत्री थे। यानी जगजीवन राम और उसके बाद चरण सिंह जो थे वो उप प्रधानमंत्री बने थे और मोरारजी देसाई जो थे वो प्रधानमंत्री पद पर बैठे थे। क्लियर? ठीक है, अब हम जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता पार्टी की सरकार के कार्य। ठीक है, उन्होंने क्या क्या कार्य कराए। जब 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार, कांग्रेस सरकार पूरी तरह से हार चुकी थी, तब हमारी जनता पार्टी आई थी, जिसमें जो प्रधानमंत्री बने थे वो मोरारजी देसाई बने थे। अब उनका कार्य क्या था, ये था शाह आयोग। ठीक है, शाह आयोग के बारे में हम जानेंगे। पहले मैंने आपको, अगर आपने 11th क्लास में याद होगे तो मैंने आपको बताया होगा कि शाह आयोग के बारे में पूरी तरह से मैंने क्लियर कर रखा है। 11th क्लास के चैप्टर में मैंने डाल चुकी हूँ, जिसमें आपको शाह आयोग के बारे में मैंने पूरी तरह से बता रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो शाह आयोग था 1977 में चुनाव जीतने के बाद जनता पार्टी की सरकार ने एक शाह आयोग गठन बनाया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, JC शाह थे। ठीक है, वो कौन थे, वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अब उन्होंने काम क्या किया, काम उन्होंने ये किया कि आपातकाल के समय में जो कार्य उन्होंने अवलोकन किया कि जो भी कार्य हुआ था वो कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्या मतलब सारी जानकारी उन्होंने निकाली। उसके बाद जो गवाहों थे, हजारों गवाहों के बयान पर एक रिपोर्ट पेश किया, जिससे सभी घटनाओं की जांच की गई। उसमें जांच करने के बाद सरकार ने फिर शाह आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की। वो रिपोर्ट कुछ ये थी, ठीक है, देखिए, वो ये थी कि जैसे आपातकाल लगाने का किसका निर्णय था, प्रधानमंत्री का था, जो कि पूरी तरह से गलत था। देखिए, अगर हमारे देश में अगर आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगती है, तो सिर्फ प्रधानमंत्री का ये हक नहीं है कि वो क्या करे, आपातकाल लगा दे। उन्हें जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनसे परमिशन लेनी होती है, वो भी लिखित तौर पर। अगर लिखित तौर पर नहीं मिलता तो इमरजेंसी लगाना पूरी तरह से गलत माना जाता है, आपातकाल नहीं लगा सकते। ठीक है, जो कि प्रधानमंत्री ने अपने निर्णय में, केवल अपने निर्णय से उन्होंने जो आपातकाल लगाया, जो कि पूरी तरह से गलत था। ठीक है, आपातकाल लगाने के तुरंत बाद जो समाचार पत्र थे उसके कार्यालयों में बिजली काट दी गई, जो कि उनको ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकता कि जो न्यूज़पेपर वाले हो या फिर मीडिया वाले हो उनके यहाँ की जो बिजली हो वो काट दे। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने फिर तीसरा ये था कि विपक्षी नेताओं को गिरफ्तारी प्रधानमंत्री के कहने पर की गई। ठीक है, और उनके कहने का ये, प्रधानमंत्री का कहने का ये था कि जो विपक्षी पार्टी है वो कार्य में दखल डाल रही है और वो कार्य देश का विकास नहीं करने दे रही, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो विपक्षी पार्टी थी उनको जेल में डाल दिया। और मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि जो सरकार उस टाइम पे आपातकाल में एक ऐसा नियम भी लागू था कि जिसमें जिस भी व्यक्ति पे सरकार को शक होगा वो उसको पकड़ के जेल में डाल देगी और वो इंसान उसका विरोध भी नहीं कर सकता, किसी भी तरह से जो भी उसको कैद किया गया है, उसको जेल में डाला गया है, उसको किसी भी तरह से उसका विरोध नहीं कर सकता, जो कि ये भी पूरी तरह से गलत माना जाता है। ठीक है, उन्होंने मीशा का गलत प्रयोग किया गया। कुछ लोगों द्वारा किसी सरकारी पद पे ना होने के बजाय भी सरकारी काम में
प्रभावित किया गया, मतलब कि उनके कामकाज में दखल अंदाजी किया, जो कि वो सरकारी व्यक्ति थे ही नहीं। फिर ऐसा क्यों? क्लियर हो गया? दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि जब 1977 में जनता सरकार आई तो उसके जो प्रधानमंत्री बने थे वो मोरारजी देसाई थे। उन्होंने एक शाह आयोग का रिपोर्ट तैयार किया, जिसमें उन्होंने आपातकाल में जो आपातकाल लगाए गए उसका निर्णय जो प्रधानमंत्री का था उसको गलत बताया। दूसरा, जो उस टाइम पे आपातकाल के तुरंत बाद जो समाचार पत्र थे उसके कार्यालयों की बिजली काट दी गई, इसे भी गलत ठहराया गया। और विपक्षी पार्टी का नेताओं को प्रधानमंत्री के कहने पर गिरफ्तारी की गई थी। मीसा का गलत प्रयोग किया गया और उसके बाद सरकारी पद पे ना होते हुए भी कुछ व्यक्ति का सरकारी कामकाजों में दखल अंदाजी करना, जो कि पूरी तरह से गलत ठहराया गया। ये रिपोर्ट थी, किसकी रिपोर्ट थी? ये शाह आयोग की रिपोर्ट थी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद हमारा आएगा मंडल आयोग। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम जनता पार्टी के जो कार्य थे उसमें हम पढ़ रहे हैं। पहले शाह आयोग, फिर उसके बाद मंडल आयोग। ठीक है, 1970 के समय एक बड़ा मुद्दा था पिछड़े वर्ग के लोगों को विश्वास। इसे देखते हुए सरकार द्वारा मंडल आयोग का गठन किया गया। जो पिछड़े जाति के लोग थे उनका विकास किस तरह से किया जाए उसको देखते हुए सरकार ने क्या किया? मंडल आयोग का गठन बनाया, जिसमें वो अध्यक्ष और कार्य दोनों को शामिल किया। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन बने? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बने। ठीक है, और कार्य क्या था? पिछड़ी हुई जाति के पहचान करने और उनके विकास करने के तरीकों को बताना। यानी उनका जो काम था वो यही काम था कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको कैसे पहचाना जाएगा और उनका विकास कैसे होगा। क्लियर? ये हमारे किसका काम था? मंडल आयोग का काम था। आपको समझ में आया मैंने अभी तक आपको क्या क्या समझाया? अगर आपको ये टॉपिक ना समझ में आया, कुछ भी अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम क्या जानेंगे? सरकार की स्थिति। देखिए, सरकार तो बन गई, जनता सरकार तो बन गई, लेकिन आपको पता है कि वो जो सरकार बनी थी वो गठबंधन में थी। वो गठबंधन में बनी थी, बहुत सारे पार्टियों का उसमें हस्तक्षेप था। पहले मैंने आपको क्या बताया? सारे पार्टियों का तालमेल बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया था? मोरारजी देसाई को क्या प्रधानमंत्री बना दिया था और चरण सिंह को क्या बना दिया था? उप प्रधानमंत्री बना दिया था। लेकिन अब आगे क्या होता है कि जब एक तरह से मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक आपके घर आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में आपके पापा की चलती है, राइट? आपकी फैमिली में जो भी काम होता है, जो भी कार्य होता है, आपके पापा डिसाइड करते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि आप अपना अलग कुछ बता रहे हो, आपकी मम्मी कुछ और बता रही हैं, आपकी सिस्टर कुछ और बता रही है और आपका जो दूसरा भाई है वो कुछ और बता रहे हैं। तो इससे क्या होगा? आपके पापा कंफ्यूज हो जाएंगे। आपके पापा सोचेंगे कि जो मैं करना चाहती हूँ वो करूँ, या बेटी ने जो बोला वो करूँ, या बीवी जो बोल रही वो करूँ, या बेटे की सुन के चलूँ। ठीक है, अब इससे क्या होगा? उनके कहने का मतलब होगा नहीं, मैं बड़ा हूँ, मैं जो करूँगा वही ठीक होगा। लेकिन इनका कहने का मतलब होगा नहीं, हमारी राय भी लेनी चाहिए। इससे क्या होता है? इसमें जो भी राय है, जो भी विचार है, उसमें मतभेद होना शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरह से क्या होता है कि जब गठबंधन की सरकार होती है तो इसमें ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि जो गठबंधन की सरकार है उसमें मतभेद होता है कि लोगों का कहना ये होता है कि विचारधारा सबकी सुननी चाहिए और सबके विचार एक जैसे नहीं मिलते हैं तो वो अक्सर सरकार गिर जाती है। क्लियर? तो इसी तरह कुछ ऐसा ही हुआ था 1977 में। ठीक है, जब जनता सरकार बनी थी तो वो सरकार बनने के बाद उनकी जो विचारधाराएं थी वो सामान्य नहीं थी, सबकी एक जैसी नहीं थी, जिसके कारण समस्याएं बढ़ी और सरकार ठीक तरह से काम नहीं कर सकी और वो
18 महीने के शासन के बाद मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। ठीक है, जैसे कि अब मैंने आपको मैंने पूरी तरह से उदाहरण के तौर पे बताया कि जैसे एक फैमिली में सबकी जब चलने लग जाती है तो वो सरकार ठीक से काम नहीं कर पाती। उसी तरह से कुछ जनता पार्टी में भी 1977 में हुआ कि मोरारजी देसाई की विचारधारा कुछ और थी और जो अन्य पार्टी थी उनके विचारधारा और थी, जो कारण बना, समस्या बना और ये 18 महीने में सरकार इसकी गिर गई। उसके बाद क्या हुआ, फिर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी और इस बार चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। ठीक है, चरण सिंह पिछली बार 1977 में क्या थे, वो उप प्रधानमंत्री थे, लेकिन अभी इस टाइम पे 18 महीने बाद कांग्रेस ने उनका समर्थन किया और वो प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, अब प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन फिर क्या होता है कि 4 महीने बाद फिर कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले लेती है और उसको वापस लेने के बाद फिर क्या होता है, फिर 1980 में सरकार गिर जाती है, यानी चरण सिंह की सरकार भी गिर चुकी थी। क्लियर। अब ये दोनों ही सरकार अब तो चल नहीं पाई। अब क्या होगा, अगर 6 महीने से पहले या फिर ऐसा होता है कि 6 महीने से पहले अगर कोई भी सरकार गिर जाती है तो दोबारा से चुनाव होता है और चुनाव होना ही होता है। अगर 6 महीने से पहले और ये इसमें जो सरकार गिरी थी वो 4 महीने बाद ही सरकार गिर चुकी थी, तो दोबारा चुनाव होना अनिवार्य है। उसके बाद अगर 6 महीने के बाद ऐसा कुछ होता है जो सरकार गिरती है तो उसमें उसी पार्टी के कुछ नेताओं को ढूंढकर उसी मतलब प्रधानमंत्री या फिर जो मुख्यमंत्री होती है उसके लिए उस पद पे बिठा दिया जाता है। दोबारा चुनाव नहीं होता। क्लियर। दोबारा चुनाव कब होता है, जब अगर 6 महीने से पहले सरकार गिर जाती है तो दोबारा वापस से चुनाव होता है, और अगर 6 महीने के बाद 6 महीने से बाद गिरती है तो उसी पार्टी के किसी नेता को उस पद पे बिठा दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अब क्या हुआ, 1980 में सरकार गिर चुकी थी, किसकी, चरण सिंह की, और उससे पहले किसकी सरकार गिरी थी, मोरारजी देसाई की। ठीक है, नेक्स्ट आगे करते हैं। अब देखिए हुआ कुछ ऐसा कि अब जब इस 7वें आम चुनाव 1980 में हो चुके थे। ठीक है, अब इस पहले क्या हुआ, पहले इंदिरा गांधी हारी थी। इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई थे 18 महीने तक। 18 महीने के बाद फिर 4 महीने में वो कांग्रेस की सरकार गिर चुकी थी। ठीक है, चरण सिंह की सरकार गिर चुकी थी। ठीक है, फिर 1980 में फिर दोबारा चुनाव होता है और ये 7वें चुनाव हुए थे। ठीक है, 7वां चुनाव होता है। इस बार जो जनता पार्टी थी वो बुरी तरह हार चुकी थी। ठीक है, और इस बार कांग्रेस 353 सीटों के साथ सत्ता में वापस आई और जिसमें प्रधानमंत्री कौन बना, इंदिरा गांधी बनी थी। ठीक है, यानी इंदिरा गांधी 1970 में हार चुकी थी, लेकिन 1980 में यानी 2 साल बाद वो दोबारा वापसी सत्ता में कर चुकी थी। क्लियर। इतना कुछ होने के बाद भी इस बार भी जो कांग्रेस सरकार थी वो जीत चुकी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे जो क्वेश्चन टॉपिक है वो है आपातकाल के सबक। यानी इतना कुछ होने के बाद आपातकाल के वजह से जनता ने क्या सीखा, देश ने क्या सीखा, उस सब के बारे में हम जानेंगे। देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन में ये आता है और वो हर बार आता है, इसको नोट कर लीजिए ताकि आप इस पर इम्पोर्टेंस लिख दीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहे कि आपको ये क्वेश्चन रिपीट करनी है, याद करनी है। और इसमें मैं आपको पूरी तरह से क्लियर कर देती हूँ, ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आता ही आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। देखो, देश में आपातकाल लागू किए जाने और सरकार द्वारा शक्तियों का गलत प्रयोग करने के बाद भी ये लोकतंत्र देश में बना रहा, तो चुनाव की व्यवस्था सामान्य रही। तो इससे एक बात साफ हो जाती है कि लोकतंत्र को हटाना आसान नहीं है। ठीक है,
माना गया कि आपातकाल के बाद भी जो जैसे अभी आपने देखा कि पहले जो मोरारजी देसाई थे उसमें चुनाव हुआ, फिर उसके बाद चरण सिंह के बारे में चुनाव हुआ, फिर बाद में दोबारा वापस इंदिरा गांधी के लिए चुनाव हुआ। तो इससे ये क्लियर हुआ कि देश में जो लोकतंत्र था वो अभी भी बना हुआ है, आपातकाल के बाद भी बना हुआ है। तो यानी आपातकाल जैसी छोटी सी समस्या हमारे देश से लोकतंत्र को नहीं हटा सकती। ठीक है। अब दूसरा सबक क्या था? दूसरा सबक ये था कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका लोगों के अधिकार की रक्षा नहीं कर पाई थी। ठीक है। इस वजह से आपातकाल के बाद न्यायपालिका जनता के अधिकारों को लेकर बहुत गंभीर रही। ठीक है। यानी जिस तरह से लोगों को जेल में डाला जा रहा था, उनको कोई सवाल पूछने का हक नहीं होता था। ठीक है। तो इस बात को लेकर जो न्यायपालिका थी वो गंभीर हुई। ठीक है। और उसके बाद क्योंकि उस टाइम पे जो जनता का अधिकार था वो उसकी रक्षा नहीं कर पाई थी न्यायपालिका। ठीक है। ये हमारा दूसरा टॉपिक है। और तीसरा टॉपिक हमारा ये है कि जो तीसरा सबक है ये है कि आपातकाल के दौरान लोगों से उन्होंने कई ज़रूरी अधिकार छीन लिए। इस वजह से आपातकाल के बाद लोगों को अपने अधिकारों की ज़रूरत का एहसास हुआ। देश में अधिकारों की रक्षा के लिए कई संगठन बने। ठीक है। जब देश में आपातकाल के दौरान लोगों को अपने अधिकारों का कोई भी हक नहीं था, कोई भी अधिकार नहीं थे, तो उस टाइम के आपातकाल के बाद कुछ संगठन भी बनाए गए ताकि जो जनता है उनके अधिकारों को छीना ना जा सके। ठीक है। और उसके बाद हमारा चौथा टॉपिक है संविधान में संशोधन करके आपातकाल में प्रावधान और आंतरिक शासन अशांति शब्द को हटा दिया गया। यानी जिस तरह से पहले कहा गया था कि देश में अशांति है, आंतरिक अंदरूनी है, तो आपातकाल लागू हो गया, लेकिन अब उसको हटा के शस्त्रों विरोधों को जोड़ दिया गया। ठीक है। अब उसको ऐसा कोई भी कहकर आपातकाल लागू नहीं कर सकता। ठीक है। और उसके बाद हमारा पांचवा टॉपिक ये है कि उसके साथ साथ जो आपातकाल लगा था उस टाइम पे जो मैंने आपको बताया था कि जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से आपातकाल लगा दिया था। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपातकाल लगता है तो उस टाइम पे जो मंत्रिमंडल होती है, राष्ट्रपति होते हैं, उनको लिखित तौर पे देना होता है। तो ये भी एक संशोधन किया गया कि आपातकाल अगर लगाया जाता है तो राष्ट्रपति को लिखित देना होगा कि ये ज़रूरी कर दिया है। यानी अगर आपातकाल लगाना है तो सिर्फ बोलने पे लगाया नहीं जाएगा। अगर मंत्रिमंडल सरकार को आपातकाल लगाने के लिखित रूप से देती है तो आपातकाल लगाया जाएगा, नहीं तो आपातकाल नहीं लगाया जाएगा। यानी राष्ट्रपति की पूरी उनकी मंजूरी होगी तभी आपातकाल लगेगा। क्लियर हो गया आपको? जिसमें हमने ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, इसके साथ साथ हमारी चैप्टर भी ख़त्म हो गया, जिसमें हमने आपातकाल के बारे में पढ़ा था। आपातकाल क्या होता है, आपातकाल के समय क्या क्या समस्या हुई थी और आपातकाल से हमने क्या सबक सीखा। ये लास्ट टॉपिक है जिसके बाद हमारा ये चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक और उसके बाद जितने भी मैंने पार्ट